मैं रोहित जांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, जो आपकी क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चल रहा था, मैं उस सब्जेक्ट को आगे क्या करने वाला हूं, कंटिन्यू करने वाला हूं। और जैसा कि आपको मनीष सर ने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू हो गई है, तो आप सभी को रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस में आपको आना है और रेगुलर क्लासेस पर ध्यान देना। अगर आप एक दिन भी क्लासेस मिस कर दोगे तो अगले दिन नेक्स्ट डे आपको समझने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों, इसलिए एक दिन भी अपना ध्यान रखना, व्हाट्सएप पर मैसेज देखते रहना जो आपको ग्रुप बनाया गया है, ताकि एक भी दिन क्लास मिस ना हो पाए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज देखो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट करने वाले हैं और ये आपका ऑनलाइन लेक्चर फर्स्ट है। इस क्लासेस में हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, हम इस क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एसएससी, सीजीएल, सीपी और सीएचएसएल और आपके सैनिक वाले एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। हम उनको एक एक क्वेश्चन को कोशिश करेंगे इधर क्लास में ही आपको याद करा दे। आपको एक काम करना बच्चों, ये जीएस का पार्ट है तो आपको साथ के साथ घर पर बोलना है। जो मैं इधर बोल लूँ बच्चों, उसको आपको साथ में घर पे कंटिन्यू रखना है और ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप साथ के साथ मेरे साथ बोलोगे तो क्लास में ये आपको मैक्सिमम पोर्शन याद हो जाएगा और घर पर सिर्फ 5 मिनट की रिवीजन से बिल्कुल माइंड में याद हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल साथ के साथ बोलना है। याद रखना, ये मत सोचना ये बात क्लास ऑनलाइन चल रही है, इसको बिल्कुल ये सोचो कि मैं आपके सामने हूँ बिल्कुल और आपको ऑफलाइन टीच कर रहा हूँ। अब देखो हम आज क्या करने वाले हैं, हम पॉलिटिकल साइंस में आज 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अब देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेंशन ऑफ द स्टेट्स। इस लाइन का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि जो मेंशन मतलब वर्णन करना यानी डिस्क्रिप्शन करना, ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स यानी राज्य, हमारे राज्यों का वर्णन, इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जिस दिन 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस दिन की बात चल रही है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की। बाद में हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार अमेंडमेंट की है। अमेंडमेंट मीन्स उनको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, जैसी पब्लिक की डिमांड है, जो उसमें अच्छाई की जा सकती है उसके अकॉर्डिंग हमने अमेंडमेंट की है। अगर कहीं पर वर्ड लिखा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है 26 जनवरी 1950 को। अब इस क्वेश्चन में क्या बात की गई हमारे सामने कि द मेंशन ऑफ द स्टेट्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो भी स्टेट्स है वे हमारे कितने नंबर में थे जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो याद रखना हमारे टोटल स्टेट्स कितने थे, 14 थे। और एट प्रेजेंट, अगर हम एट प्रेजेंट इस टाइम की बात करें तो नाउ हमें ध्यान रखना है 28 हमारा क्या है, स्टेट्स है। तो देखो उस टाइम जितने स्टेट्स थे इस टाइम क्या हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं। यानी जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर कितने स्टेट्स है बच्चों, 14। एक बार बोल लो, तुम्हें भी घर पर बैठकर बोलना है तो बोल लो, अब जल्दी से बोल लो कि जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर कितने स्टेट्स थे, 14। और अब कितने हो चुके हैं, 28 हो चुके हैं। अब जैसे स्टेट्स 14 है तो इस बात से हम एक बात और साथ में ऐड कर सकते हैं, जिस टाइम पर हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर हमारी लैंग्वेज भी 14 थी। तो स्टेट से हम क्या याद कर सकते हैं, जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर हमारी लैंग्वेज भी कितनी थी, 14 थी। तो दोनों एक साथ याद कर सकते हैं, जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पर स्टेट्स भी कितनी, 14। जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पर लैंग्वेजेस भी कितनी, 14। और एट प्रेजेंट हमारी जो स्टेट्स है वो कितनी है, 28 है। और अगर हम बात करें जैसे जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बना लैंग्वेजेस कितनी, 14। और अब लैंग्वेज कितनी हो चुकी है, तो नाउ अब लैंग्वेज हो चुकी है 22। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया, हमने इस क्वेश्चन में 4 बातें डिस्कस की। कौन सी 4 बातें, पहली बात कि जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पर स्टेट्स कितनी थी, 14। और एट प्रेजेंट सेकंड बात, कितनी स्टेट्स हो चुकी है, 28। जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पर लैंग्वेजेस कितनी थी, 14। और एट प्रेजेंट लैंग्वेजेस कितनी हो चुकी है, 22। अब देखो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके रिवाइज जरूर करना है।
रिवाइज करने से क्या होगा, साथ के साथ याद होगा। तो हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, देखो, कंट्री नेम। कंट्री नेम मीन्स हमारे देश का नाम। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस टाइम पर संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में और एट प्रेजेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री के केवल दो नाम लिखे हैं। याद रखना, हम सोचते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान वर्ड है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केवल दो नेम मेंशन है। कौन कौन से नेम, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया दो नेम कौन से मेंशन है, भारत और इंडिया। किसके लिए, जो इंडिया वर्ड मेंशन किया है वो अर्बन पीपल के लिए मेंशन किया गया है। जो इंडिया वर्ड मेंशन किया गया है वो अर्बन पीपल के लिए मेंशन किया गया है, और भारत वर्ड जो मेंशन किया गया है वो रूरल पीपल के लिए मेंशन किया गया। तो याद रखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने नेम है, भारत और इंडिया। भारत किसके लिए, रूरल पीपल के लिए, और इंडिया किसके लिए, अर्बन पीपल के लिए। ठीक है, और भारत और इंडिया, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें आर्टिकल फर्स्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें आर्टिकल फर्स्ट की। आर्टिकल फर्स्ट क्या, आर्टिकल फर्स्ट ये है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ये बात हमारी कौन से में लिखी गई है, आर्टिकल नंबर फर्स्ट में लिखी गई है। तो देखो अब इसमें आर्टिकल जो फर्स्ट लिखा है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मीनिंग क्या है, इस मीनिंग को समझते हैं। आर्टिकल फर्स्ट में लिखा क्या, जो इंडिया वर्ड है वो हमारे देश का नाम है, और किसके लिए यूज हुआ है, इंडिया वर्ड यूज हुआ अर्बन पीपल के लिए। और सेकंड क्या है, भारत, जो भारत वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ, रूरल के लिए यूज हुआ है। अब ये क्या, यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मीनिंग क्या, हमें इसको समझना। तो हम इसको समझने के लिए हमारे पास दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक कौन सा, यूनियन, एक होता है फेडरेशन। इसको समझने के लिए हमें कितने वर्ड समझने पड़ेंगे, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन। तो देखो यूनियन और फेडरेशन में क्या डिफरेंस होता है, देखो जो आर्टिकल फर्स्ट है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है यूनियन, इसका मतलब इंडिया के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, यूनियन यूज हुआ। तो ये फेडरेशन क्या है, फेडरेशन यूज हुआ है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका अचानक से कहां से बीच में आ गया, तो देखो समझो ध्यान से, जो इंडिया है उसके लिए यूनियन, और जो अमेरिका कंट्री है उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड यूज किया है। तो यूनियन और फेडरेशन में डिफरेंस क्या हुआ, यूनियन का मतलब है जैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स है, इंडिया के अंदर क्या बच्चों, स्टेट्स है। तो स्टेट्स कोई भी स्टेट अपनी मनमर्जी से इंडिया से अलग नहीं हो सकता। यूनियन का मतलब क्या है, कोई भी स्टेट अपनी मनमर्जी से हमारे देश इंडिया से, कंट्री इंडिया से अलग नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अगर कोई भी स्टेट चाहे तो वो अपनी अकॉर्डिंग अलग से अपनी अलग कंट्री बना सकता है, अपने देश से क्या हो सकता है, अलग होकर अलग कंट्री बना सकता है। तो ये डिफरेंस होता है यूनियन और फेडरेशन में। यूनियन में कोई भी स्टेट अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग अलग नहीं हो सकता, लेकिन फेडरेशन में कोई भी स्टेट मनमर्जी से, अपनी मनमर्जी से अलग होकर अलग से अपनी क्या बना सकता है बच्चों, अलग कंट्री बना सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट बात हमने क्या डिस्कस की, कंट्री नेम। तो कंट्री नेम कितने हैं बच्चों, जोर से बोल लो, मेरे तक आवाज आनी चाहिए बच्चों, आपकी सुनना चाहिए मुझे भी कि तुम घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। तो कितने नेम डिस्कस हुए, कंट्री नेम भारत और इंडिया, थोड़ा और जोर से बोल लो, भारत और इंडिया। भारत वर्ड किसके लिए यूज हुआ, भारत वर्ड यूज हुआ है रूरल पीपल के लिए, और इंडिया वर्ड अर्बन पीपल के लिए। फिर हमने सेकंड बात क्या डिस्कस की, जो ये बात है ये कहां पर है, ये हमारे आर्टिकल फर्स्ट में है। आर्टिकल फर्स्ट में क्या है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का क्या होगा, स्टेट्स का यूनियन होगा। और फिर हमने डिस्कस किया यूनियन और फेडरेशन, भी स्टेट अपने अकॉर्डिंग
अपनी कंट्री से अलग नहीं हो सकता, लेकिन फेडरेशन में कोई भी स्टेट अपनी कंट्री से अलग होकर अलग कंट्री बना सकता है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखो बच्चों समझ आया या नहीं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है, आपको स्पीड में प्रॉब्लम है, किसी टाइप की भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या हमारे पार्ट्स है। तो जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन हुई थी, उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे? उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे। पार्ट्स का मतलब क्या समझ सकते हो बच्चों? जैसे किसी बुक में चैप्टर होते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर की जगह वर्ड ना यूज करके क्या यूज किया हुआ है? पार्ट वर्ड यूज किया हुआ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम पर 22 पार्ट्स थे, बट एट प्रेजेंट कितने पार्ट्स हो चुके हैं? एट प्रेजेंट 25 पार्ट्स हो चुके हैं। तो हमें देखो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना, तो जैसे ये 25 पार्ट्स हो चुके हैं एट प्रेजेंट, तो इसमें से लार्जेस्ट पार्ट कौन सा, यानी सबसे बड़ा पार्ट कौन सा? इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो, जैसे तुम्हारी बुक है और बुक में 25 चैप्टर्स है, तो इसमें से ये पूछा कि इस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है और ज़्यादा लिखा हुआ है, वो बताना में। तो कौन से पार्ट में लिखा हुआ है? 5th पार्ट में हमारा लिखा हुआ। तो जो 5th पार्ट है वो किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? 5th पार्ट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो 5th पार्ट हमारा किससे रिलेटेड है बच्चों? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट से है। यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारा कौन सा पार्ट है बच्चों? 5th पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा? अब देखो कुछ 1, 2 या 3 पार्ट हमें क्या करने हैं? याद कर लो साथ के साथ, ताकि हमें इस क्वेश्चन के साथ 2 पार्ट भी याद हो जाए। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे किसके बारे में लिखा हुआ है बच्चों? इंडिया एंड इट्स स्टेट्स। किसके बारे में लिखा हुआ है? इंडिया एंड इट्स स्टेट्स। भारत और उसके राज्यों के बारे में कौन से पार्ट्स में लिखा हुआ है? फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? इंडिया एंड इट्स स्टेट्स। टोटल कितने पार्ट्स है? 25। जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई थी कितने पार्ट्स थे? 22। अब एट प्रेजेंट कितने हैं? 25। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? इंडिया एंड इट्स स्टेट्स। और सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? 5th पार्ट। 5th पार्ट में किसके बारे में लिखा हुआ है? यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। अगर हम बात करें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इंडिया एंड इट्स स्टेट्स के बारे में है, और सेकंड पार्ट कौन सा? अब ये 2 पार्ट हम इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारी सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में हमारी सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है, हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास सिटीजनशिप किस कंट्री की है? इंडिया की सिटीजनशिप है। तो फर्स्ट पार्ट में इंडिया एंड इट्स स्टेट्स, सेकंड पार्ट में सिटीजनशिप, और सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा? अगर लार्जेस्ट पार्ट के बारे में पूछे तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? 5th हमारा कौन सा पार्ट है? लार्जेस्ट पार्ट है। उसके बाद ये क्वेश्चन के बाद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? 3 क्वेश्चंस। अब 1 मिनट के अंदर 3 के 3 क्वेश्चन की क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? मेंशन ऑफ, किस चीज का मेंशन? स्टेट्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्टेट्स थे? 14। लैंग्वेज कितनी थी? 14। अब स्टेट्स कितने हो चुके? 28। लैंग्वेजेस कितनी हो चुकी? 22। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि हमारा कंट्री नेम कौन सा। तो सोचो बच्चों क्या पढ़ाया था? 1 मिनट सोचो जल्दी, तो जल्दी सोचो क्या बताया था? कंट्री नेम इंडिया और भारत। याद रखना हिंदुस्तान वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद इंडिया किसके लिए? रूरल पीपल के लिए। इंडिया अर्बन पीपल के लिए, सॉरी बाय मिस्टेक रूरल बोल दिया, इंडिया अर्बन पीपल के लिए और भारत रूरल पीपल के लिए। और आर्टिकल फर्स्ट क्या था? इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स।
अब सोचो यूनियन और फेडरेशन में क्या डिफरेंस बताया था। यूनियन में कोई भी स्टेट्स अपनी परमिशन के बिना अलग नहीं हो सकता, कंट्री से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन फेडरेशन में कोई भी स्टेट अलग हो सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था, थर्ड क्वेश्चन में लार्जेस्ट पार्ट डिस्कस किए थे। इसके साथ हमने टोटल 3 पार्ट्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट पार्ट कौन सा था, इंडिया एंड इट्स स्टेट्स। सेकंड पार्ट कौन सा था, सिटीजनशिप। और लार्जेस्ट पार्ट कौन सा था, फिफ्थ, जिसको यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम पर 22 पार्ट्स, अब कितने पार्ट्स हो चुके हैं, 25 पार्ट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हैज बीन कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब देखो क्या बोला हमने, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो देखो इसमें क्या आ गया, पार्ट थर्ड। अब ये पार्ट थर्ड क्या है, तो पार्ट थर्ड में हमारे दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है, फंडामेंटल होता बेसिक यानी जरूरी, जिनकी हमें हर एक पर्सन के लिए जो क्या है, नेसेसरी है, यानी बेसिक राइट्स के बारे में फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसके अंदर दिए गए हैं, हमारे पार्ट 3 के अंदर। अब देखो इसने क्या वर्ड यूज किया, मैग्ना कार्टा। अब पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा, हमने फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा क्यों कहा, अब समझो इसको। तो 1215 एडी की बात है, उस टाइम पे क्या हुआ, इंग्लैंड पे एक किंग रूलर था, कौन, किंग जॉन। इंग्लैंड में कौन रूल कर रहा था, किंग जॉन। तो इस किंग जॉन ने क्या किया था, अपनी पब्लिक की डिमांड सुनी और उनकी डिमांड्स पर एक क्या किया गया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिख दिया, इसको डॉक्यूमेंट में अपनी पब्लिक के लिए कुछ राइट्स दिए गए, जैसे वो कहीं भी किसी भी स्टेट में आ जा सकते हैं, कहीं पर घूमने फिरने जा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोहिबिशन यानी प्रतिबंध नहीं होगा उसके लिए। तो इसी डॉक्यूमेंट्स को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर लिया, ऐड कर लिया। उस टाइम पर इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, मैग्ना कार्टा था। उस टाइम पर किंग जॉन ने इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या किया था, मैग्ना कार्टा नाम किया था। वह इसलिए सेम हमने क्या कर दिया, उसी के ये किंग जॉन के डॉक्यूमेंट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। इस वजह से हम इसको क्या कहने लग गए, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्योंकि ये मैग्ना कार्टा ऑफ किसका था, इंग्लैंड था, क्योंकि किंग जॉन किससे बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि जो पार्ट 3 है, पार्ट 3, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पार्ट 3 क्या है। पार्ट 3 हमारा है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं बेसिक राइट्स जो किसी भी पीपल के लिए क्या है, जरूरी है, नेसेसरी है। उसको हमने मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसलिए कहा क्योंकि किंग जॉन रूलर थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से। उन्होंने अपने पब्लिक के लिए कुछ अधिकार दिए ताकि वे आसानी से अपनी लाइफ को क्या करे, लाइफ में सरवाइव कर सके और किसी टाइप की प्रॉब्लम ना आ सके। इसलिए इससे हमें कंपैरिजन की है, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला है, मैग्ना कार्टा बोला है। और फंडामेंटल राइट्स कौन से में है, पार्ट 3 में। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ, हैज बीन कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। किस पार्ट को कहेंगे, पार्ट 3। अगर पार्ट 3 ऑप्शन में नहीं है तो आपको फंडामेंटल राइट्स भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जैसे ये सारी बातें पढ़ रही है, हमें पता कैसे चल रही है कि ये सारी बातें सच है झूठ है, कुछ भी कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारे पास इसका एक प्रूफ है। प्रूफ क्या मतलब, हमने जितनी भी बातें ये अब मैंने आपको बताई, हमारी ये क्या है, रिटन फॉर्म में है। रिटन फॉर्म में कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है जिसमें ये क्या है, रिटन फॉर्म में है। तो इससे पहले भी सबसे पहले फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश जो कंट्री है इंडिया, उसका भी एक क्या, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फर्स्ट रिटन
कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने सबसे पहले अपने रूल्स रेगुलेशन को क्या कर दिया था, एक लिख दिया था एक बुक में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखे हुए, हमारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं। किसी भी कंट्री के लिए रूल्स कौन से है, रेगुलेशन कौन से है। जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब सबसे पहले अपने रूल्स रेगुलेशन को रिटन फॉर्म में किस देश ने किया था, तो सबसे पहले किस देश ने किया था, अमेरिका देश ने क्या किया था, रिटन फॉर्म में किया था। तो बच्चों ये डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट है जो आपको याद करना है कि सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी रूल्स रेगुलेशन को किसने सबसे पहले रिटन फॉर्म में किया था, अमेरिका कंट्री ने सबसे पहले उसको रिटन फॉर्म में किया था। याद रखना ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे फर्स्ट है वो किसका है, अमेरिका का है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या हमारे देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, हाँ हमारे देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन फॉर्म में है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो रिटन फॉर्म में है, वो पूरे जितने भी वर्ल्ड में कंट्री है सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन फॉर्म में वो हमारे देश का है। इंडिया देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई थी तो हमने सभी अलग अलग कंट्री से जो जो हमें अच्छी बातें लगी, जो रूल्स रेगुलेशन किसी भी कंट्री में अच्छे लगे, उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रखा है, ऐड कर लिया था। तो हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, तो जो रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बन गया, बिल्कुल लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दो स्लाइड्स में दो क्वेश्चन आए, कौन कौन से दो क्वेश्चन आए कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का था, अमेरिका कंट्री का था, और जो सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस कंट्री का है, हमारे देश इंडिया का है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन फैक्ट याद हुए। अब बोल के देखो बच्चों, खुद बोलना है कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका, और लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्री और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स हैज बीन प्रोवाइडेड इन। देखो हमने पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था, हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट फर्स्ट क्या था, सोचो, मैंने नाम बताया था पार्ट फर्स्ट का, इंडिया एंड इट्स स्टेट्स, इंडिया एंड इट्स स्टेट्स। तो पार्ट फर्स्ट क्या है, इंडिया एंड इट्स स्टेट्स। इसकी कंपैरिजन मैंने याद कराने के लिए बुक्स से की थी कि बुक्स को हम क्या बोल सकते हैं, पार्ट, बुक्स में चैप्टर्स को क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स बोल सकते हैं। अब जैसे चैप्टर्स के अंदर हमारे टॉपिक होते हैं, वैसे ही पार्ट्स के अंदर हमारे क्या दिए गए हैं, एक टाइप से टॉपिक, जिसको हमने क्या बोला है, आर्टिकल, जिसको क्या बोला बच्चों, आर्टिकल। जैसे बुक्स के अंदर चैप्टर है, चैप्टर को हमने क्या बोला है, पार्ट्स बोला है, और चैप्टर के अंदर हमारे क्या होते हैं, टॉपिक होते हैं। टॉपिक को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला है, आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोल रहा है, आर्टिकल। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, आर्टिकल फर्स्ट क्या है, इंडिया, और इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो किस पार्ट के अंदर आता, फर्स्ट पार्ट के अंदर। अगर हम बात करें कि फर्स्ट पार्ट के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4 हमारे किस पार्ट के अंदर आते हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर आर्टिकल 1 to 4 आते हैं। इसमें हमने फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर लिया, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब डिस्कस कर लेते हैं सेकंड पार्ट आर्टिकल और थर्ड आर्टिकल के बारे में। हमें इस क्वेश्चन में दिया सेकंड आर्टिकल, तो पहले समझो कौन सा आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल। तो देखो सेकंड आर्टिकल क्या है, अगर सेकंड आर्टिकल में ध्यान से समझो, चैप्टर का ही नाम देखो क्या, इंडिया एंड इट्स स्टेट्स, इसका मतलब इंडिया और उसकी स्टेट से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ मिलेगा सेकंड आर्टिकल। तो सेकंड आर्टिकल में क्या है, अगर कोई भी स्टेट हमारी कंट्री में क्या होना चाहती है, ऐड होना चाहती है, तो वो हमारे देश में क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। लेकिन इसका अपोजिट नहीं हो सकता, अगर कोई भी स्टेट चाहे
तो हमारे देश से अलग नहीं हो सकती। लेकिन कोई भी अदर कंट्री है, उसका कोई भी स्टेट है, अगर वो हमारे देश में कंट्री में ऐड होना चाहे तो हमारे देश में क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। देखो मीनिंग समझो। द एंट्री, एंट्री मतलब कोई भी न्यू एंट्री होना, कोई भी न्यू चीज का प्रवेश करना। इसका मतलब किसी और देश की कोई स्टेट है और वो चाहती है हमारे देश में ऐड होना, इसको बोल लेंगे एंट्री। या फिर क्या बोल लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट मतलब किसी एक स्टेट से बाय चांस टू स्टेट की फॉर्मेशन होगी तो उसको एस्टेब्लिशमेंट, यानी न्यू स्टेट की फॉर्मेशन करना। ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी किसी भी न्यू स्टेट्स की। हैज बीन प्रोवाइडेड, तो प्रोवाइडेड मतलब डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन कहां पर किया गया है, आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में इसका डिस्क्रिप्शन है। तो दो बात बताई, कौन सी बात है, आर्टिकल फर्स्ट, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 में क्या डिस्कस किया, अगर कोई भी अदर कंट्री है, किसी अदर कंट्री का कुछ पोर्शन हमारे कंट्री में क्या करना चाहता है, ऐड होना चाहता है, तो वो हमारी कंट्री में क्या कर सकता है, ऐड हो सकता है। और इस बात का डिटेल कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 2 में। इसके साथ साथ हमारे स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है, तो साथ के साथ आर्टिकल 3 भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 2 और 3 थोड़ा सा आपस में रिलेटेड है, रिलेट करके याद करोगे तो आसानी से याद कर सकते हो। अब आर्टिकल 3 के अंदर क्या है, आर्टिकल 3 के अंदर अगर उसमें क्या है, अगर कोई भी इंडिया है, इंडिया से बाहर की स्टेट किस में ऐड होना चाहती है, भारत में ऐड होना चाहती है, जैसे इंडिया का बाहर का इस साइड का हिस्सा और इंडिया में ऐड होना चाहता है, तो वो इंडिया में ऐड हो सकता है किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 2 के अंदर डिस्क्रिप्शन है। और इंडिया के अंदर का हिस्सा कोई भी, ये जैसे राज्य है, ये कोई स्टेट, ये कोई स्टेट, ये कोई स्टेट है, कोई भी स्टेट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस साइड हमारी गुजरात स्टेट है तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो गुजरात स्टेट के अंदर बाय चांस गुजरात स्टेट चाहती है कि हमारे जो स्टेट है उसके नाम को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, गुजरात स्टेट के नाम को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। या फिर अपनी जो बाउंड्री है जो अदर स्टेट्स के साथ लगती है, जैसे गुजरात से ऊपर राजस्थान, तो गुजरात से ऊपर राजस्थान के साथ जो बाउंड्री लगती है, अगर उसकी बाउंड्री में किसी टाइप का चेंज करना है या फिर गुजरात स्टेट के नाम में किसी टाइप का चेंज करना है, तो वो किस आर्टिकल के अंदर कर सकते हो, आर्टिकल 3 के अंदर। तो दोनों में डिफरेंस है। आर्टिकल 2 कहता है इंडिया से बाहर की कोई पोर्शन इंडिया में ऐड होना चाहता है तो ऐड हो सकता है। आर्टिकल 3 कहता है इंडिया के अंदर का कोई भी स्टेट अपने नाम के अंदर किसी टाइप का चेंज करवाना चाहता है या फिर अपनी बाउंड्री में किसी टाइप का चेंज करना चाहता है तो वो आर्टिकल 3 के अंडर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, द एंट्री और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, इसमें उसी स्टेट में चेंज की बात नहीं चल रही, इसमें कौन सी बात हुई है, न्यू स्टेट की एंट्री की बात चली, एंट्री की बात है यानी प्रवेश करने की बात। और प्रवेश करने की बात कौन से आर्टिकल में समझी हमने, आर्टिकल 2 में। तो इसका क्या आंसर हुआ, आर्टिकल 2। तो समझ आया आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अंडर द आर्टिकल 3, अभी अभी देखो पिछले क्वेश्चन में समझा तो इसमें कम आ गया। देखो दोबारा क्या बताया था, आर्टिकल 3 में कोई भी अंदर की स्टेट क्या करना चाहती है, अपनी बाउंड्री में कोई चेंज करना चाहती है या फिर नेम में किसी टाइप का चेंज करना चाहती है तो आर्टिकल 3 के अंडर कर सकती है। तो देखो द राइट टू, राइट मीन्स अधिकार, तो किस चीज का अधिकार, क्रिएट न्यू स्टेट्स, यानी एक स्टेट्स में से दो स्टेट का बनना। जैसे अब जैसे हरियाणा में से बाय चांस ब्रेक होकर कोई एक न्यू स्टेट बन जाए तो एक स्टेट से क्रिएट न्यू स्टेट यानी दूसरी न्यू स्टेट का क्रिएट होना। एंड मेक चेंजेस इन द फील्ड बाउंड्रीज, बात की थी उसकी जो बाउंड्रीज है लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, गुजरात की राजस्थान के साथ बाउंड्री लगती है, तो गुजरात और राजस्थान की जो बाउंड्री है उसमें किसी टाइप का चेंज करना चाहती हो या फिर मेक एंड नेम ऑफ कंकरेंट करंट स्टेट्स, इसका मतलब एट प्रेजेंट उस स्टेट का जो क्या है नेम है उसमें किसी टाइप का चेंज करना चाहती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इज गिवन टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास हमें बिल पास करना होगा, बिल पास करने के बाद उस स्टेट का नाम क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा। और बिल पास करने के बाद, और एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी बिल अगर कॉन्स्टिट्यूशन में गया है तो उसके लिए लास्ट में प्रेसिडेंट की परमिशन नेसेसरी होती है। अगर किसी भी बिल पर प्रेसिडेंट परमिशन ना दे तो वो बिल पास नहीं माना जाता। तो आर्टिकल 2 में बाहर की कोई स्टेट का कुछ पोर्शन ऐड होना हो, और आर्टिकल 3 में अंदर की कोई स्टेट बाउंड्री या नेम में किसी टाइप का चेंज करना चाहती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इज। अब देखो जिस टाइम पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई थी, उस टाइम पर कितने स्टेट्स थे? 14 स्टेट्स थे। और उस टाइम पर भी जिस टाइम पर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, उस टाइम पे हमने क्या बात की थी? जिस टाइम पर स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई थी, उस टाइम पर टोटल स्टेट्स कितनी थी? 14 स्टेट्स थी। उसके बाद धीरे धीरे स्टेट्स की क्या होती गई? फॉर्मेशन होती गई, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती गई, और एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी हो गई? 28 स्टेट्स हो गई। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? सबसे पहले जैसे जैसे न्यू स्टेट्स बनती गई तो उसके लिए क्या बनती गई? कमेटी बनती गई। कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जिस जगह पर न्यू स्टेट की फॉर्मेशन की नेसेसरी है, ज़रूरत है, वहाँ पर न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन होती गई। तो सबसे पहले हमारी कमेटी बनी थी जेवीपी कमेटी। सबसे पहले कौन सी कमेटी बनी थी? जेवीपी कमेटी। तो जेवीपी क्या है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। तो सबसे पहले हमारी कौन सी कमेटी बनी थी? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। एक बार बोल के देखो बच्चों इन नाम को, तीनों नाम को। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। ये किस लिए बनी थी? सबसे पहले आंध्र प्रदेश क्या बोला कि हमारी भाषा के अकॉर्डिंग, हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लिंग्विस्टिक किसको बोलते हैं? लिंग्विस्टिक बोलते हैं लैंग्वेज को। स्टडी ऑफ लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक। स्टडी ऑफ लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज को। लिंग्विस्टिक किसको बोलते हैं? लैंग्वेज से रिलेटेड टर्म्स को हम लिंग्विस्टिक वर्ड से बताते हैं। तो क्या हुआ? सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो स्टेट था, उन्होंने डिमांड की जो हमारी अलग से लैंग्वेज है, तेलुगु जो लैंग्वेज है, उनके लिए अलग से हमारी क्या होनी चाहिए? स्टेट होनी चाहिए। तो इस बात के लिए जांच करने के लिए क्या उनकी सच में अलग से एक स्टेट होने चाहिए, इसके लिए बनाई गई थी जेवीपी कमेटी। क्या बनाई गई थी? जेवीपी कमेटी। तो जेवीपी कमेटी यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, इन्होंने देखा क्या हमें लैंग्वेज के आधार पर क्या कोई स्टेट की फॉर्मेशन करनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी क्या की? रिपोर्ट पेश की। और अपनी रिपोर्ट में क्या देखा कि अगर हम एक स्टेट को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाने लग जाएंगे तो हर स्टेट अपनी अलग से क्या करेगा? डिमांड करेगा। तो इसके लिए इन्होंने इस बात को क्या कर दिया? रॉन्ग बता दिया कि हमें किसी भी भाषा के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का हमने स्टेट नहीं बनानी चाहिए। फिर भी फर्स्ट स्टेट की फॉर्मेशन हो गई आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज के आधार पर। क्यों? क्योंकि इस इधर क्या हुआ था? प्रोटेस्ट किया गया था कि हमें अलग से अपनी स्टेट चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए बाद में सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया गया? केवल इस स्टेट को क्या कर दिया गया? अलो कर दिया गया। किसके बेस पर? लैंग्वेज के बेस पर। क्योंकि अराउंड 90 डेज तक क्या चला था? प्रोटेस्ट चला था। किसके खिलाफ? की क्योंकि जेवीपी कमेटी ने क्या बोल दिया था कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट्स नहीं बननी चाहिए। लेकिन बाद में प्रोटेस्ट के चलते बाद में क्या किया गया? आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट ऐसी बन गई जो किसके अकॉर्डिंग बनी? लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। कब बनी? 1953 में। याद रखना है 1 जनवरी कब बनी थी? 1 जनवरी 1953 में फर्स्ट हमारी जो स्टेट है लैंग्वेज बेस पर कौन सी बनी थी? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1 जनवरी 1953। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चेयरमैन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो देखो अभी हमने एक कमीशन की बात करी थी, कमेटी की बात करी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल,
एल और पटाभी सीतारमैया, वो थी जेवीपी कमेटी। उसको क्या कहा था हमने, उसको कहा था कि ये चेक करके आओ कि क्या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट बनाना अच्छा है, तो उन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। बाद में क्या किया गया, 1953 को, 1953 में ही बाद में क्या किया गया, फजल अली कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया, फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन बनाया गया। फजल अली कमीशन एक्ट पास किया गया, फजल अली कमीशन एक्ट पास किया गया। कब पास किया, 1953 में। लेकिन इसको एस्टेब्लिश होने में इतना टाइम लग गया कि 3 इयर्स क्रॉस हो चुके थे। तो जो फजल अली कमीशन की फॉर्मेशन हुई, फजल अली एक्ट पूछे तो 1953 में क्या हुआ था, पास किया गया था। लेकिन अगर फजल अली कमीशन पूछे, सिर्फ कमीशन, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1956 में। फजल अली एक्ट पास किया गया था 1953 में, और फजल अली कमीशन की फॉर्मेशन कब हुई, 1956 में। इसका काम क्या था, जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि 14 स्टेट से कितने हो गए, 28 हो गए स्टेट्स। तो इस फजल अली कमीशन ने ही क्या किया था, हर एक न्यू स्टेट्स की क्या की थी, फॉर्मेशन की थी। अब इसको फजल अली कमीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये कमीशन था, जो फजल अली था, इस कमीशन का क्या था, चेयरमैन था। फजल अली क्या था, इस कमीशन का चेयरमैन था, इस वजह से इसको फजल अली कमीशन बोलते हैं। तो फजल अली कमीशन किससे रिलेटेड है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर पूछे फजल अली कमीशन किससे रिलेटेड है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। एक्ट कब पास किया गया था, 1953 में। और बनकर कब तैयार हुआ फजल अली कमीशन, 1956 में। फजल अली कमीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि फजल अली इसके चेयरमैन का क्या था, नेम था। तो चेयरमैन ऑफ किसका, स्टेट, यानी स्टेट्स की फॉर्मेशन कर रहा था ये। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज, कौन था, फजल अली। तो चेयरमैन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का चेयरमैन कौन था, फजल अली। अब आपको क्या करना है, ये क्लास एक बार और रिवीजन करनी है ताकि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए। और क्लास लेते समय एक काम करना है, साथ के साथ जरूर बोलना। अगर साथ के साथ बोलोगे तो अच्छे से होगी। और साथ के साथ कॉपी में क्या करना है, नोट करना है, और इसको क्या करना है, याद भी करना। और नोट करना जरूर है। अगर ये सोचोगे नोट करने के बिना हमें याद हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें नोट करना जरूरी है, नोट करने से स्पेलिंग इंप्रूव होगी, एंड राइटिंग अच्छी करनी है, और कॉपी भी चेक होगी। तुम शाम को व्हाट्सएप पे आपको कॉपी भेजनी है, और ये 10 क्वेश्चन जितने भी कराए इनको याद भी करना। अब ये सोचो ऑनलाइन क्लासेस है तो सुने कैसे, वो भी हम देख लेंगे। तुम्हें सिर्फ क्या करना, साथ के साथ याद करना है और कॉपी में नोट करना है, शाम को कॉपी चेक होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।